इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सीरीज स्टार्ट की है उसका 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पैसिव वॉइस इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले सभी एक्सरसाइजेज आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम जो स्टार्ट टॉपिक बात करेंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस चलिए समझते हैं होता क्या है। तो देखिए, वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वॉइस मतलब उसका हिंदी ढूंढा जाए, इसका मतलब होता है वाच्य, यानी कोई काम। तो वो दो तरीके से होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की तरह हो सकते हैं या पैसिव वॉइस की तरह। अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। लिखा, निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोहन बीट्स राम, मोहन राम को मारता है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? राम इज बीटन बाय मोहन। लिखा है ना। तो राम, मोहन बीट्स राम, इसमें जो मुख्य जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट मोहन। और जबकि पैसिव वॉइस में मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। पहचानने का तरीका अगर आपको पहचानना है तो बस ये पहचान लो कि अगर किसी नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट हटा दे, उसके बावजूद अगर आपको सेंटेंस पूरा लग रहा है तो आप समझ जाओ कि वो एक्टिव वॉइस है। अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब हटा दे तो अगर आपको सेंटेंस पूरा लग रहा है तो आप समझ जाओ कि वो पैसिव वॉइस है। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ बुक, यानी कि जो अ बुक जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। बुक सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। फिर रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है तो अ बुक इज रेड। और ही जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो बदल गया है हिम में, और हिम में बदलने के कारण उसमें बाई लग गया है, मतलब द्वारा। इसका हिंदी समझते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। नॉर्मल सेंटेंस हम कहेंगे वो किताब पढ़ता है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में कहेंगे एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। चलिए इसका और बढ़िया तरीके से समझते हैं। लिखा, एक्टिव वॉइस के उपयोग दोनों उदाहरणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता दी जाती है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता मतलब कर्ता मेन, प्रधानता मतलब ये समझो मेन। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो मैंने जो कहा था वर्ब, उसके साथ आप ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो कि एक्टिव वॉइस में मोहन मतलब यानी सब्जेक्ट को प्रधान बनाया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को। नोट पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्टिव वॉइस में 12 तथा पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। जैसा आपने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा टेंस, जो पूरे हमने 12 पढ़े थे, इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे 8 टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी कि जो अगर आप चार्ट वाइज देखो, जो नीचे के 3 होते हैं वो तीनों टेंस में नहीं बनेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, और साथ में फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। यानी कि 4 हो गए, टोटल 12 होते हैं, तो उसमें 4 हटा दो तो कितने बचे? 8। तो 8 का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। अब लिखा है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और उससे पहले बाई का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, मतलब उल्टा कर दें। जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। बाई और लेकिन ये है कि सब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर रहे होते हैं तो हमें बाई लगाना होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो। बुक जब सब्जेक्ट बना और जब ही ऑब्जेक्ट बना, तो याद रखिएगा हर प्रोनाउन जो कितने प्रोनाउन होते हैं, हर प्रोनाउन का अपना केस होता है। सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर कोई ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसको अलग तरीके से बोला जाता है, और अगर उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे आप देख लो, ही जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ तो उसको ही कहते हैं नॉर्मली, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसको हम हिम कहेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझाएंगे क्लियर हो क्या। और लिखा, वर्ब के पहले वर्ब मतलब वर्ब के पहले एक वर्ब यानी टू बी, ये सब इज एम आर वॉज वर, बी बींग बींग, ये सब जितने आप देख रहे हो सबको यूज़ करते हैं। जब सिर्फ बी लिखा हो तो इसमें इज एम आर वॉज वर आता है, लेकिन जब टू बी लिखा हो तो उसमें बी, बींग और बीन ये ऐड हो जाता है। का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार करें।
याद मतलब बात हो रहा है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में अगर आपको इज एम आर वॉज वर लगाना है, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है सेंटेंस, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये सब लगाना है। और उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे तो ये ध्यान देना है कि कब इज लगाना है, कब आर लगाना है, कब एम लगाना है। नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, यानी नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल देखो, एक्टिव वॉइस को आप नॉर्मल सेंटेंस मानो और पैसिव वॉइस को उसका ट्रांसफॉर्मेशन मानो। ठीक, तो जो नॉर्मल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं, उसमें इज एम आर आता नहीं है, वॉज वर आता नहीं है, डायरेक्ट क्या आता है, वर्ब के साथ हम एस या यस जोड़ते जाते हैं ना। तो इसमें लिखा है जब उसको हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो आपको ये देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था, जब उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे, तो वो जो जैसे आप एग्जांपल में अगर इसको समझाओ तो इस तरह देखिए, अ बुक, यहाँ जो अ बुक लिखा है, सेकंड एग्जांपल देखिए, अ बुक क्या है, सिंगुलर है। वो जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है अ बुक, तो अ बुक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा है। अगर वहाँ बुक्स लिखा होता तो प्लूरल होता, वहाँ आर लगा होता है। ठीक, तो ये यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ मैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते का प्रयोग करें, इस प्रकार वाक्य की बनावट इस तरह होगी। अगर ये नॉर्मल चीज़ें यूज करेंगे तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका पैसिव वॉइस फॉर्म, याद रखिएगा। ये एक्टिव वॉइस फॉर्म नहीं बताया जा रहा है आपको, पैसिव वॉइस फॉर्म बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब जो टू बी होता है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए लिखा, एक्टिव वॉइस लिखा है ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप उसका इक्वल करके लिखा भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको SVO भी कहते हैं। लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो देखो, जो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था वो क्या हो रहा है, उस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहा है ना। फिर लिखा है इज क्यों आया, क्योंकि सॉन्ग कितना है, एक ही है ना। जब सॉन्ग एक ही है इसलिए हम उसको इज लिख रहे हैं, और इज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है कि वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो अ सॉन्ग इज संग। फिर देखिए बाई लिखा है, तो आपको बाई तो लगाना ही लगाना है, और ही सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो वो है हिम। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इक्वल करके दिखाया भी है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब कोई भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान सुनिए एकदम, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जैसे अ सॉन्ग जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो उसके हिसाब से हम इज एम आर वॉज वर ये सब लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट अगर है, तो हम बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे, जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। याद रखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं। सिंपल आप समझो कि जो उधर ऑब्जेक्ट रहता है इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, जो इधर सब्जेक्ट रहता है उधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ याद करना है कि हम केस भी चेंज करेंगे। अगर केस जैसे अगर ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, और साथ में हम बाई का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, जब हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हो। तो अब देखिए टेबल 1 ध्यान समझिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए प्रोनाउन, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग आते हैं, पैसिव वॉइस में जब उसको हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ये चेंज करते हैं। अगर आई कहीं लिखा है, आई से आई गो, आई वेंट, तो ऐसा नहीं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, जब उसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी हो जाएगा। वैसे ही वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, हम देख चुके हैं 2 एग्जाम्पल। शी का हर हो जाएगा, दे का देम। नॉर्मली ये 5 होता है, इट का इट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है इस एग्जाम्पल के लिए, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। कितना आसान है ना, अ लेटर लिख दो, फिर अ लेटर हम बस चेक करना है क्या लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है इसलिए इज लगा देंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, फिर बाई लगाकर मी, इजी है ना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में आएगा 1 या 2 नंबर का।
शी कुक्स फूड, और इसके साथ साथ आपको फ्यूचर में हमेशा काम देगा, और ऐसे कॉम्प्रहेंशन और जितने भी आप क्वेश्चन से लिखते हो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सब में काम आएगा। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, तो क्या हो जाएगा, फूड इज कुक्ड बाई हर। ठीक। यदि लिखा है विशेष, यदि वाक्य में समवन, एवरीवन, एनीवन का प्रयोग कर्ता के स्थान पर यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है तो उसे पैसिव वॉइस बनाने में उनको हटा दिया था, यानी कि उनका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है समवन हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद की, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई वॉज हेल्प, मेरी मदद हुई, मेरी मदद हुई, यानी कि किसी ने मेरी मदद की, बात खत्म। अब किसने की उससे मतलब नहीं है, इसलिए हम बस ये बोल रहे हैं मेरी मदद हुई। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी मदद हुई अर्थात किसी ने की ना, तो लेकिन वो बात नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे चोर पकड़ा गया, तो हम ये बताते नहीं है चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, नॉर्मली चोर को पुलिस ही पकड़ती है, तो हम बाई पुलिस नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे द थिफ इज कॉट, चोर पकड़ा जाता है। ऐसे एक्टिव वॉइस, एवरीबडी सेटिस्फाइड मी, सभी ने मुझे संतुष्ट किया, इसका पैसिव वॉइस क्या जाएगा, ही वॉज सेटिस्फाइड। गलती हो गया, मैं बोल रहा था, वहाँ हिम लिखा ही वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था, सिंपल है, वो सबसे संतुष्ट था तभी ना। इस तरह बाकी सब भी आपको चेक करना है। नो वन भी बदल जाएगा, किसी में नहीं बदलेगा। जैसे द पुलिस वाला एग्जांपल जब बता रहा था तो यहाँ आ भी गया, द पुलिस अरेस्टेड द थिफ, सिंपल जाएगा, द पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द थिफ वॉज अरेस्टेड, जो थिफ था वो पकड़ा गया। वैसे ये जितने एग्जांपल ये पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से आ जाते हैं। लिखा है इस प्रकार के वाक्यों में एजेंट बाई को एजेंट माना जाता है, का प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, आई एम टू हेल्प हिम, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस आता है आई एम टू हेल्प हिम, मैं हूँ उसकी मदद करने के लिए, तो इसका हो जाता है ही इज़ टू बी हेल्प्ड, टू के साथ हम बी लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होगा टू के बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में आना होता है, कंपलसरी है, ये नियम है। टू के बाद कोई भी अगर वर्ब आता है तो फर्स्ट फॉर्म में होना है, लेकिन अगर उससे पहले हम बी लगा दें टू के बाद तो हम उसको थर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। इसलिए लिखा है ही इज़ टू बी हेल्प बाई मी, वह उसे मेरे द्वारा मदद मिलती है, इसका मतलब ये है। आई कैन हेल्प हिम, मैं उससे मदद कर सकता हूँ, तो इसका जाएगा ही कैन बी हेल्प बाई मी। ये क्या है, देखो ये जो बी वाला एग्जांपल है उसका मतलब समझिए, जब कभी भी कोई मोडाल ऐसे कैन, मे, माइट और विल भी आता है, शैल भी आता है, और कई सारे आते हैं, जितने मोडाल आपने पढ़े होंगे वो सब मोडाल अगर कभी एक्टिव वॉइस में आते हैं और उसको आप पैसिव वॉइस में बदल रहे हो तो आप क्या करोगे, मोडाल को वैसे का वैसे लिख दोगे और बी लगा दोगे थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। यहाँ देखिए हमने हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया ही, फिर कैन का कैन लिखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने बी जोड़ दिया, फिर लिखा है हेल्प, लिखा है हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर जो नॉर्मली केस होता है कि हम जो आई है उसको ऑब्जेक्ट में रख देंगे बाई मी लिखकर, तो सिंपल हो जाएगा ही कैन बी हेल्प बाई मी। फिर से देखिए आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा ही मस्ट बी हेल्प बाई मी, वह मेरे द्वारा उसको मेरे द्वारा मदद जरूर मिले, इसका मतलब ये है। ठीक, विशेष लिखा है कुछ वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता नहीं होता, उनमें बाई के बदले किसी दूसरे उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये बहुत स्पेशल केस है, ये कभी कभी एग्जाम आ जाता है, नॉर्मली बाई से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हार्ड पेपर कभी कभी मिल जाता है तो बाई ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वाला आ जाता है एग्जाम में। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, उसने सभी को संतुष्ट किया। एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम, देखो यहाँ बाई हिम नहीं होगा, क्यों, मैं आपको हिंदी समझा रहा हूँ। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, उसने सभी को संतुष्ट कर दिया। एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे, उसके द्वारा नहीं, उससे, हम बोलते हैं ना हम उससे संतुष्ट हैं, हम करण से संतुष्ट हैं, हम प्रिया से संतुष्ट हैं, हम अंजलि से संतुष्ट हैं। अंजलि द्वारा संतुष्ट कोई नहीं होता है, अंजलि से संतुष्ट होता है, वही यहाँ पे मतलब है। विद का मतलब होता है से,
तो एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम, सभी उससे संतुष्ट हैं। अब क्लियर हुआ यहाँ बाई क्यों नहीं लगा। और एग्जाम्पल है ही नोज मी, वो मुझे जानता है। तो जब कभी ऐसा आता हो जाएगा आई एम नोन टू हिम, मैं जाना जाता हूँ उससे, उससे मतलब हिम से। तो जब को आएगा तो उसके द्वारा आएगा तभी बाई लगाएंगे, अगर द्वारा नहीं आता है तो हम टू लगाएंगे। अगर आप जो सेंस फील कर रहे हो इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि भाई देखो कि इसमें द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है तो आप द्वारा नहीं लगाओगे, उसके अलावा आप अपने हिसाब से जो हिंदी निकल रहा है, अगर से निकल रहा है तो आप विथ लगाओगे। टू मतलब होता है को, इसका हिंदी होता है को, तो को लिए आप हिम लगाओगे। तीसरा एग्जाम्पल है हर कंडक्ट शॉक्ड मी, उसका जो व्यवहार था, कंडक्ट मतलब व्यवहार होता है, उसने मुझे शॉक्ड कर दिया। तो आई वॉज शॉक्ड एट हर कंडक्ट, मैं शॉक था, मैं आश्चर्यचकित था उसके व्यवहार पर। ऐसे बोलते हो, उसके व्यवहार द्वारा नहीं होते हो आप, उसके व्यवहार पर होते हो। मैं उसके व्यवहार पर आश्चर्यचकित था, मैं उसके व्यवहार द्वारा आश्चर्यचकित नहीं हूँ, उसके व्यवहार पर हो, इसलिए एट लगाए। ठीक है, ऐसे बाकी सब भी आप समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। लिखा है इन वाक्यों में क्रमशः विथ, टू, एट, इन का प्रयोग होता है जो प्रीपोजिशन है। मैं पांचवा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, एट वाला तो फिर से आया था पांचवा। दिस बुक वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, यह बुक मुझे बहुत ही मतलब यहाँ ग्रेटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है कि चीज़ को आकर्षित करना। तो इस बुक ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से आकर्षित किया। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में लिखोगे, बोलोगे आई हैव बीन, क्योंकि ये पांचवा फॉर्म देख रहे हो ये है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को नॉर्मली चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो वो हम उसके साथ बीन लगाते हैं, BEN। तो इसलिए लिखा है आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है तो आपको पता ही होगा। आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में, इस किताब में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, या इंटरेस्टेड रह चुका हूँ। ठीक, द्वारा नहीं होते, किसी किताब द्वारा नहीं होते, किसी किताब में जो आप पढ़ते हो उसके द्वारा आप आकर्षित होते हो। ठीक, इसलिए यहाँ पे इन लगा है। आपको अगर कहीं दिक्कत होगा तो मुझसे पूछिएगा, मुझे पता है पांचवा एग्जाम्पल आपको, अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगी, अगर प्रीपोजिशन आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर या आर कर्ता के अनुसार हम चेंज करते हैं के साथ बींग लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है, मतलब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ फिर से, ये देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ वर्ब का जो सिंग था उसको हम चेंज कर रहे थे इज संग। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ जो आप फिर से देखने वाले हो, यहाँ देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बस कर रहे हैं अ लेटर इज बीइंग। हम इज का इज, अगर हम देखो इज एम आर वो जो आपने पढ़ा था सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपको पता है। तो लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो अ लेटर जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर इज के साथ बींग लगाना कि हर किसी के साथ, चाहे उज इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, उसके साथ हम बींग लगाएंगे अगर पैसिव वॉइस में हो। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। फिर आई को हम चेंज कर देंगे बाय मी, तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो सिंपल हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, कितना आसान है ना। थर्ड, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, अब देखो क्लोथ प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हम आर लगाएंगे। द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है, क्लियर है। अगर ये होता क्या हो जाएगा, मुझको ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ एक तरीके से। शी इज़ बीटिंग मी, शी इज़ बीटिंग मी, इसको चेंज करो जरा, तो आप पैसिव वॉइस में शी इज़ बीटिंग मी को चेंज करिए जरा पैसिव वॉइस में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें भी बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें हम बीन का यूज़ कर रहे थे BEING, इसमें हम बीन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है में से हैव या हैज़, जिसको हम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो हैव लगाते हैं आई के साथ,
मतलब आई और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, बाकी सब के साथ हैज। लिखा है कर्ता के अनुसार के साथ बीन लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत आसान है, क्यों आसान है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, मतलब पत्र लिखा जा चुका है। अब इसको जब चेंज कर रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, और लेटर, और लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर है, और लेटर सिंगुलर है इसलिए हैज लगा रहा है। अगर प्लूरल होता तो हम हैव लगाते, तो हैज लग गया। बहुत आसान तरीका है कि हैज के बाद हम बीन लगा दे रहे हैं, बीन लग गया। रिटन का रिटन, इसमें आपको ये फायदा होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। हमें अपने से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें लिखा रहता है पहले से। तो लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, ईजी है। दे हैव हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है, आपको पता है। आई हैव बीन हेल्प बाय देम, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो हो जाएगा आई हैव बीन हेल्प बाय देम, मैं उनके द्वारा मदद किया गया हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब ये प्रेजेंट टेंस खत्म, क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस खत्म। अब हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या लिखा है, मैं कर्ता के अनुसार वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं का प्रयोग करते हैं। जैसा याद करिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ कर रहे थे, इसमें ये नियम होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इसमें क्या करते हैं हम, आपको पता ही है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं वॉज लगा, अरे सॉरी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ना। जैसे आई रोट अ लेटर, इसमें देखो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट। मैंने एक पत्र लिखा, इसका क्या पैसिव हो जाएगा, अ लेटर, लेटर सिंगुलर इसलिए वॉज लगेगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, लेटर वॉज रिटन बाय मी, पैसिवाइज हो गया सेकेंड। दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की, इससे क्या जाएगा, आई वॉज हेल्प बाय देम, मैं उनके द्वारा मदद किया गया। ठीक, शी वॉश द क्लोथ, उसने कपड़े धोए, तो कपड़े हैं तो इसलिए हम कपड़े प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर। द क्लोथ्स वर वॉश्ड बाई हर, द क्लोथ वर वॉश्ड बाई हर। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा, अब हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। जैसे आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या कर रहे थे, इज एम आर के साथ बीइंग लगा रहे थे। ठीक वही चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। हम इसके साथ क्या लगा देंगे, वॉज या वर्ब के साथ बीइंग, सेम चीज़ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो नियम है। बाकी नियम आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाई के साथ। लिखा है पहला, आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब देखो सेकेंड, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी, इसका हो जाएगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। फूड कभी प्लूरल नहीं होता, याद रखिएगा। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, फूड सिंगुलर इसलिए हम वॉज लगाते हैं, वॉज के बाद हमें बीइंग लगाना है जो नियम है। फिर कुकिंग का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, अब बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो बाय हर हो गया। लिखा है छठवां, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मैं प्रत्येक कर्ता के साथ सेम वही चीज़, जैसा हम क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कर रहे थे, हैज़ या हैव के साथ बीन लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है हमें पास्ट परफेक्ट में। मैं प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड, आपको ये पता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हैड के बाद बीन लगा देना है, बाकी सब नियम वही है। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था, इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो यहाँ देखो अ लेटर हो गया, हैड का हैड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बीन लगा देंगे, रिटन पहले से लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर से लिख देंगे रिटन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मी को हम बाई के साथ लगा देंगे बस। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे हैड हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की थी, इसका क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और इसके साथ हैड बीन लगाना है, तो आई हैड बीन हेल्प बाय देम। ठीक, ये तो हो गया पास्ट भी खत्म, पास्ट टेंस भी खत्म। अभी तक हमने 6 टेंस देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता नहीं, इसको छोड़ दो। फिर पास्ट में आ गए हम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी 6 हो गए।
और साथ जो आपका लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बनता नहीं है, उसको हटा दो। 6 हो गए, यानी कि जो 8 टेंस हमने पढ़े उसमें से 6 के बनते हैं। अब जो बचे हैं वो 2 ही बचेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या करते हैं, विल या शैल के साथ हम बी लगाते हैं। जो ऐसे मैंने आपको बताया था विल शैल मोडाल वैसे मोडाल होता ही है। तो मैं प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल या शैल के साथ बी लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये भी बहुत आसान है, थर्ड फॉर्म तो लगाना ही आपने, हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ बी लगा देना है और नॉर्मली जो चेंज करते हैं वो चेंज करना है। ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अ लेटर वो तो आपको पता ही चल गया, इतनी बार एक्सरसाइज हो गई है। विल रहेगा और बी लगाएंगे और रिटन बाय हिम। आपको इतना पता है ना, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ शैल लगाते हैं, जो सेकंड और थर्ड पर्सन होता है उसके साथ विल लगाते हैं। तो ही थर्ड पर्सन है और अ लेटर क्या है, वो तो नाउन है, तो थर्ड पर्सन की बात ही छोड़ दो, वो थर्ड पर्सन वैसे ही कहलाया जा सकता है। हो गया, क्लियर हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल देखिए, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। शैल क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है आई और वी के साथ शैल लगता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर शैल बी रिटन बाय मी। अब देखो यहाँ शैल क्यों लगा है, मुझे ये बताइए। यहाँ विल भी लग सकता है, शैल भी। बुक में जो शैल लगा है ये आपको बता दूं मैं, यहाँ विल भी लगा सकते हैं हम, शैल भी, दोनों लगा सकते हैं। शैल जब लगा है इसका मतलब ये है कि ये जो लेटर है वो लिखा जा सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ विल लगा देंगे तो ये कंफर्म ज़्यादा हो जाएगा, लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ मतलब अ लेटर के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं, विल भी, दोनों सही हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनता नहीं है। अब हम आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम चीज़ है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है विल या शैल का यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं हम थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ, और शैल यूज़ करते हैं आई वी, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसके साथ। हैव तो लगना ही लगना है। फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं, सिर्फ हैव लगाते हैं और बीन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर शैल हैव बीन। बीन आपको लास्ट में लगा देना है हैव के बाद। और अगर आप सोचो आप नॉट कहाँ लगाओगे, इतने एग्जाम्पल आ गए, कहीं पे नॉट नहीं आया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉट आपको लगाना होता है पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। जितने भी पहले हेल्पिंग वर्ब आ गए, अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको पैसिव वॉइस में 2 हेल्पिंग वर्ब मिल जा रहे हैं, जैसे अभी आपको इससे पे मिला था विल बी शैल बी, तो आप विल के बाद नॉट लगाओगे, बी के बाद नहीं, तो विल नॉट बी हो जाएगा, शैल नॉट बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव नॉट बीन नहीं होगा, शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही पिछले जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हो जिसमें 2 जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आया है 2 हेल्पिंग वर्ब, हैड और बीन, तो हम कहाँ नॉट लगाएंगे, हम नॉट लगाएंगे हैड के बाद। बाकी सब आप जान लो, कभी भी अगर 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए तो नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको एग्जांपल दिख ही रहा है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। इसका क्या जाएगा, अ लेटर शैल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक, इसको बताने की जरूरत है नहीं है मुझे। द पोएम विल हैव रंग, सॉरी द पियून लिखा, गलती हो गया। पियून मतलब होता है जो चपरासी होता है। द पियून विल हैव, चपरासी कह सकते हैं, या जो असिस्टेंट टाइप का होता है जो ऑफिस में होता है। द पियोन विल हैव रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग है, द बेल। पियोन घंटी बजा चुका होगा, इसका क्या हो जाएगा, द बेल विल हैव बीन रंग बाय द पियोन, घंटी बजाई जा चुकी होगी पियोन द्वारा। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का ध्यान पूर्वक पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझाऊंगा मैं, उससे पहले आपको बता दूं, कभी कभी आपको पता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, यह देखिए। नेहा गेव मी अ बुक, नेहा ने मुझे एक किताब दी, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, मी और अ बुक। चलिए इसको बनाते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक बाय नेहा। अगर हम मी को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मी को ऑब्जेक्ट मानकर बनाएं, ध्यान दीजिएगा, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम तो केवल एक को ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, दूसरे को हमें अपने आप उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले मी को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और आई के साथ हम वर्ब्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये
पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में, वॉज या वर, तो आई के साथ हम वॉज लगाएंगे। आई वॉज गिवन, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, तो आई वॉज गिवन अ बुक, अब बुक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो हम कॉम्प्लीमेंट उसको लिख देंगे। आई वॉज गिवन अ बुक बाय नेहा, नेहा नाम तो नाम चेंज नहीं करते हैं, नाम जैसा है वैसा लिख देंगे बाय लगाकर। या इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय नेहा। अगर हमें अ बुक का ऑब्जेक्ट बनाना है, मी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो हम अ बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अ बुक सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अ बुक गिवन। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसी को देते हो, जब हिंदी में को आता है तो हम टू लगाते हैं, तो इसलिए गिवन टू मी हो गया। मैंने नेहा को किताब दिया, शुद्ध हिंदी ये होता है, मैंने नेहा किताब दिया नहीं होता है, मैंने नेहा को किताब दिया, या नेहा ने मुझे किताब दिया, तो यहाँ टू मी होगा। फिर बाय नेहा, ठीक, बाय नेहा तो लगाना है। जो मेन अंतर आपको आ रहा है ये आ रहा है कि जब मी को अब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम अ बुक लगा रहे हैं वर्ब के बाद। ठीक वैसे ही जब हम अ बुक को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो मी को हम टू मी के साथ ऐड करते रहें। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, अ बुक वॉज गिवन मी बाय नेहा, यानी टू के साथ भी लगा सकते हैं, टू के बिना भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। यानी कि एक सेंटेंस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो। ठीक, अब देखिए लिखा है विशेष, नेहा गेव मी अ बुक में दो ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको इतना पता होना चाहिए, तथा अगर आपने सेंटेंस ठीक से पढ़ा होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तब आपको पता होगा, तथा अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अतः इस वाक्य में पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई गई, जो आप देख रहे हो, मेन दो है, आई वॉज गिवन अ बुक बाय नेहा या अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय नेहा, ये दो मेन है। तीसरा वाला देख रहे हो वो भी आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है, आप उसको लिख सकते हो। आधुनिक अंग्रेजी में पैसिव वॉइस से बनाए गए उपयुक्त वाक्य श्रेष्ठ होने के कारण अधिक प्रचलन में है। जैसे द टीचर मेड मी हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो क्या हो जाएगा, ही को हम लिख देंगे सिंपल, ही वॉज मेड मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय द टीचर। देखो सब्जेक्ट अगर हम पूरा मॉनिटर ऑफ द क्लास लिखे तो बहुत अजीब लगेगा, मॉनिटर ऑफ द क्लास वॉज मेड हिम, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम हिम जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको हम मान ले रहे हैं कि भाई उसी को चेंज करो। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे वॉज, तो ही वॉज मेड मॉनिटर। अब पूरा जितना आपको है मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये पूरा हम जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको उठा के लिख देंगे, ही वॉज मेड मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय द टीचर, टीचर के साथ हम बाय लगा देंगे, सिंपल है। आई नेम माई सन रोहन, मैंने मेरे अपने सन का नाम रोहन रखा, तो सिंपल जाएगा माई सन वॉज नेम्ड रोहन बाय मी। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, रोहन वॉज नेम्ड माई सन बाय मी, ये भी सही है। लेकिन प्रचलन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा यूज़ किसका होता है, ऐसे वाक्यों का जो ज़्यादा ईजी लगे बोलना। याद रखिएगा, वो भी सेंटेंस जो मैंने अभी बोला वो भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा इजी लगता है उसको जल्दी लोग ग्रैब करते हैं, जल्दी उसको पकड़ते हैं, जल्दी बोलते हैं, इसलिए देखो ये ज़्यादा इजी है। माई सन वॉज नेम्ड रोहन बाय मी, ये ज़्यादा इजी है बोलना। लिखा है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, कर्म हैं, उनके आगे छपे शब्द कॉम्प्लीमेंट पूरक हैं। ठीक, ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस केवल ऑब्जेक्ट को ही लेकर बनाई जाती है। मेक, कॉल, थिंक, कंसीडर, फाइंड, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज आदि क्रियाएं ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के दोनों ही ले लेती हैं। ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट दोनों ही लेती हैं, यानी ऐसी चीज़ें को हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जिस चीज़ों को हम दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या मान ले रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेंज करेंगे जो मेन है, जो इजी है बोलना। ठीक, तो कभी भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए जिसमें हमको लग रहा है किसी को कॉल करने की बात हो रही है, कोई बात सोचने की बात हो रही है, किसी का नाम रखने की बात हो रही है, किसी का नाम बोला गया है, कोई सिलेक्शन बोला गया है, कोई चूज़ हुआ है वो बोला गया है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप मेन वर्ब के बगल में लिख दोगे और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट के रूप में लिखकर पैसिव वॉइस में बदल दोगे। लिखा है नियम, एक्टिव वॉइस में मेक, सी, हेल्प, हियर, बिड, प्लीज,
क्रियाओं के आगे इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है, किंतु पैसिव वॉइस में टू लगा दिया जाता है। यानी नॉर्मली टू छुपा होता है, जैसे टू मेक, टू सी, ये सब छिपा होता है, लेकिन हम इसको टू लगा सकते हैं। जैसे वी सॉ हिम स्टील द बुक, हमने उसे देखा चुराते हुए, तो क्या हो जाएगा, वी सॉ, ही वॉज सीन टू स्टील द बुक बाई अस। ये भी कभी कभी आता है, लेकिन ऐसे हार्ड, एकदम हार्ड कभी कभी आ जाते हैं, बहुत रेयर आते हैं। एकदम हार्ड पैसिव वॉइस कभी एग्जाम में नहीं आता है, शायद कभी आया हो, इसे 3-4 साल में एक बार आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, एकदम हार्ड, जैसे ये एकदम हार्ड होता है, कई लोग नहीं पहचान पाते, तो इसलिए एकदम हार्ड नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा आप, इसको थोड़ा ध्यान देकर फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। वी सॉ हिम स्टील द बुक, इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन, हमने हिम को सब्जेक्ट बना दिया, जो ऑब्जेक्ट था किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, उसके साथ हमने वॉज लगा दिया। ही वॉज सीन, सॉ का थर्ड फॉर्म सीन हो गया, तो ही वॉज सीन टू स्टील, स्टील से पहले हमने क्या लगा दिया, टू, तो ही वॉज सीन टू स्टील द बुक बाई अस। ठीक, फिर जाएगा ही हेल्प मी कैरी द सूटकेस, उसने मेरी मदद की सूटकेस उठाने में, तो इसका क्या हो जाएगा, ही आई वॉज हेल्प बाई हिम, मतलब मेरी मदद उसके द्वारा हुई। टू कैरी द सूटकेस, कैरी उठाने को लेकर, मतलब सामान उठाने को लेकर उसने, या सूटकेस उठाने को लेकर मेरी मदद उसके द्वारा हुई। ठीक, तो यहाँ आप टू कैरी, टू स्टील बोल सकते हो। ठीक, जब कभी भी दो वर्ब आ जाएं, नॉर्मली अभी हमने दो ऑब्जेक्ट देखा, जब दो वर्ब आ जाएं तो हम जो सेकेंडरी वर्ब है, मतलब जो दूसरा वर्ब है, उसको हम टू के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म बदल देंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वर्ब है, यानी जो दूसरा वर्ब है, उसको हम किस में बदल देंगे, उसको बदल देंगे टू स्टील, टू कैरी, इस तरह बदल देंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों के ध्यानपूर्वक पढ़िए। द स्टोरी इज टोल्ड, द लायन वॉज किल्ड, द एनिमी वॉज डिफीटेड, द 10 रुपीज नोट वॉज लॉस्ट, द थीफ वॉज कॉट, द डॉक्टर इज कॉल्ड, द रूम इज नॉट केप्ट क्लीन। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों में कर्ता अस्पष्ट है, यानी जो सब्जेक्ट को तो गायब है, बाय कहीं लिखा ही नहीं है, वर्ब के बाद सब कुछ गायब है, तो वही लिखा है उपयुक्त वाक्यों में कर्ता अस्पष्ट है और कार्य को ही प्रधानता दी गई है। अतः ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में, यानी बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते। ऐसे वाक्यों को मजबूरन आपको पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ता है, इसको आप एक्टिव वॉइस बना ही नहीं सकते, अगर बनाओगे तो गलत होता है। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसका आपको ये सिंपल है, ये चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये चार्ट आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हो। इसका PDF में आपको वीडियो डिटेल में दे दूंगा, तो वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप समझ सकते हो ये चार्ट को अच्छे तरीके से। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब या मोडाल। अगर आप देखो, हमने पहले नॉर्मल सेंटेंस देखा, अब हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बदलेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब या मोडाल वर्ब का परिवर्तन किस प्रकार होता है वो देखते हैं। अगर डू, डज या डिड लिखा हो तो उसको हम चेंज करते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर इसमें। जैसे अगर जैसे डू हो तो उसको हम किस में बदल देंगे, आर या एम में। अगर डज हो तो उसको हम इज में बदल देंगे, और अगर डिड हो तो उसको हम वॉज या वर में बदल देंगे। प्लस थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना होता है। सेकेंड, अगर हैज़, हैव या हैड हो तो आपको पता है हैज़ और हैव नॉर्मली किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, और हैड होता है पास्ट में। तो हम बीन लगा देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर कोई भी अदर ऑक्सिलरी वर्ब हो उसमें हम बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वही लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए, इन वाक्यों का ध्यानपूर्वक देखिए। पहले हमें 3 नॉर्मली बेसिक चीज़ें जान ली, अब हम जानते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। डिड ही किल द स्नेक, क्या उसने सांप को मारा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले आपको पहचानना होगा ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम किस में बदलेंगे, डिड को किस में बदलेंगे, वॉज। लेकिन वॉज कब बदलेंगे, हम पहले देखेंगे वॉज किसके लिए आता है। आपको ये पता होगा हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए, तो हम चेक करेंगे वॉज के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है क्या वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा तभी वॉज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल होगा तो हम वर लगाएंगे। जैसे अगर ये लिखा होता है डिड ही किल द स्नेक्स,
यानी स्नेक नहीं लिखा हो, स्नेक्स लिखा होता, यानी कि प्लूरल लिखा होता, तो हम वॉज नहीं लगाते, हम वर लगाते हैं, वर द स्नेक्स होता। क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा है तो उसको हम वॉज के साथ चलेंगे, और स्नेक सिंगुलर है इसलिए हम क्या करेंगे, वॉज द स्नेक किल्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। विल ही राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखेगा, सिंपल है। विल अ लेटर बी, जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं और उसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिख देंगे, और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अगर बीच में नॉट आ गया तब क्या करोगे, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसमें नॉट होता, सपोज करो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता, विल अ लेटर नॉट बी हो जाता। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही है, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। हैव यू रिटन अ बुक, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ अ बुक। अब देखो हैज़ कैसे हो गया, क्योंकि अ बुक सिंगुलर है इसलिए, और बुक के बाद हम क्या लगा दे रहे, बीन, तो हैज़ अ बुक बीन रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये तो होगा इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कहीं हु लिखा हो, खासकर हु के लिए, बाकी सब के लिए बहुत ईजी है, बाकी सब के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे डिड के पहले मान लो वाई लिखा है, तो अब वाई लिख दोगे वॉज से पहले भी। अगर डिड के पहले वेयर लिखा है तो आप वेयर, वॉज से पहले भी वेयर लिख दोगे। अगर डिड से पहले लिखा है विच, तो आप वॉज से पहले भी विच लिख दोगे। ठीक, लेकिन अगर हु लिखा हो तो हु को कैसे चेंज करते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु आता है, ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसको दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, बाय हुम, जो सबसे फेमस तरीका है वो पहला वाला तरीका है। हम बाय हुम पहले लिख देंगे, यानी जो हम बाई हिम, बाई आई, बाई मी, बाई यू जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो दूसरे और तीसरे में, वहाँ आप देख लो, हम बाय हुम पहले लिख देंगे, बाई पहले लिख देंगे, बाय हुम प्लस वर्ब के साथ हम बी, जो भी वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वो लिख देंगे हम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम दोबारा बाई नहीं लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है तरीका करने का, हम हु लिखेंगे, हुम नहीं लिखेंगे, हु लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे। बाई के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है। पहला, हु गेव यू द पेन, तुमको पेन किसने दिया, इसका क्या हो जाएगा, इसको दो तरीके बनाया जा सकता है। बाय हुम वॉज द पेन गिवन टू हुम, टू यू, किसके द्वारा तुम्हें ये पेन मिला। ठीक, तो इसको हम बना दिए, हमने क्या बना दिया, बाय हुम वॉज द पेन गिवन टू यू। अब बोलोगे टू यू कहाँ से आ गया, वर्ब के बाद टू यू कहाँ से आ गया, तो टू यू यहाँ से आया है। यहाँ पे देखो दो वर्ब है, एक वर्ब है, सॉरी दो सब्जेक्ट है, एक यू सब्जेक्ट है, एक द पेन सब्जेक्ट है ना, दो सब्जेक्ट है कि नहीं। तो आपको अभी आप ऊपर हमने पढ़ा, अरे गलती हो गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक, दिमाग से उतर जाता है। दो ऑब्जेक्ट है, एक यू ऑब्जेक्ट है, एक द पेन ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है ना। तो हमने क्या किया, द पेन को सब्जेक्ट बना दिया और यू को हमने कॉम्प्लीमेंट बना दिया, और कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं वर्ब के बाद। ये नियम है, आप वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। तो बाय हुम वॉज द पेन गिवन टू यू, किसके द्वारा पेन तुम्हें मिला। या तो इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, हु वॉज द पेन गिवन टू यू, हु वॉज द पेन गिवन टू यू बाय, कौन पेन तुमको दिया द्वारा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लगता है, इसलिए नॉर्मली हम कौन सा फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं पहला वाला, बाय हुम वाला। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है, नंबरिंग होना चाहिए था नीचे, लेकिन नंबरिंग हो गया है ऊपर, गलत है। ठीक, जहाँ टू लिखा है, जहाँ आप देख रहे हो रोमन नंबर में टू लिखा है, वो एक लाइन नीचे होना चाहिए था, गलती से एक लाइन ऊपर हो गया। चलिए हम अपने से मान लेते हैं, हु कैन सेव अस, हमें कौन बचा सकता है। तो यहाँ आपको पता होगा कैन के साथ बी लगाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, बाय हुम कैन वी बी सेव्ड, कैन के साथ बी लगाते हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हम सब्जेक्ट को बीच में लगा देंगे, कैन और बी के बीच में। तो बाय हुम कैन वी बी सेव्ड, किसके द्वारा हम सेव हो सकते हैं। ठीक, या तो इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, बाय हु कैन वी बी सेव्ड, वो गलत है, ये बाय लगेगा ही नहीं, हु कैन वी बी सेव्ड बाय हो जाएगा।
ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो गलत लिखा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बाई लास्ट में आएगा, सेव्ड के बाद आएगा, ना कि पहले आ जाएगा। ठीक, आजकल बाई हुम का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, इसलिए हु डॉट 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 बाई का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः आजकल बाई हुम लोग नहीं बोलते हैं, यानी कि जो दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा था कि बड़ा अटपटा लगता है, आजकल लोग उसका यूज़ करते हैं, तब उसका यूज़ करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में बाई हुम वाला भी लिख रहे हो तो टीचर आपको फुल नंबर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे, बाई हुम वाला इजी लगे तो आप बाई हुम वाला करो। अगर आपको दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर, आपको वो इजी लग रहा है तो वो करो। एक्सरसाइज करोगे तभी इजी होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे इसको और आपको टफ लगेगा। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हो तो कैसे बनाएंगे? कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनावट इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार होती है। कभी कभी इनडायरेक्ट नरेशन आ जाता है, तब क्या करते हो? सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, फिर इफ़ या वेदर लिखा होता है, फिर कोई क्लॉज लिखा होता है। ठीक, या सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है या क्लॉज लिखा होता है। अगर आपने नरेशन ठीक से नहीं पढ़ा है तब आपको ये दिक्कत होगा, तो प्लीज़ नरेशन पहले पढ़िए, तब आप ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। इनका पैसिव वॉइस इस प्रकार से होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो पूछ रहा होता है उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले वर्ब के साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई आस्क्ड राधा इफ़ शी वॉज इल, मैंने राधा से पूछा कि वह बीमार है। ठीक, इसको कैसे बनेगा? देखो, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, याद रखिएगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं, जो पूछ तो रहा होता है लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन मार्क लगाते क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाते हैं ताकि हमें ये लगे कि हमें ये पता चले कि मैं पूछ रहे हो। ठीक है, जबकि यहाँ पहले से लिख दे रहा है आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना। जब पहले ही लिख दे रहा है पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, क्या हो जा रहा है? आई आस्क्ड राधा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? राधा, राधा को लिख देंगे। राधा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो वर्ब लग जाएगा। आस्क्ड का थर्ड फॉर्म आस्क्ड होता है, आस्क्ड हो गया। ठीक, इफ़ शी वॉज इल, आई हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, बाई मी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ तो बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ शी वॉज इल, ये फ़ायदा होता है जब पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक, यहाँ देखिए, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, उसने मुझसे पूछा मैं कब लौटूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई वॉज आस्क्ड, मैं पूछा गया। व्हेन आई वुड कम, मैं कब आऊँगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा सेंटेंस एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बाई चांस आ गया तो क्या करोगे आप? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आप चेंज नहीं करोगे, बाकी सबको आप चेंज कर दोगे। यानी कि जो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है उसको आप लिखोगे नहीं, आप भूल जाओगे। और जो राधा है यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। ठीक, क्लियर हो गया? ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब एक्सरसाइज करिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे कई सारे टॉपिक पे। और हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया हूँ, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है तब आपको कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए, तब आप ये वाला पैराग्राफ पढ़िएगा, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा। तो मैं दो एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। डज ही हेल्प हिज फ्रेंड, क्या उसने अपने दोस्तों की मदद की, करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। याद करिए, वॉज हिज फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, वॉज, सॉरी गलती हो गया, फ्रेंड प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? आर लगेगा। आर हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय हिम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, डज ही हेल्प हिज फ्रेंड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, और हिज फ्रेंड क्या है? सिंगुलर के प्लूरल है, प्लूरल है। डज को हम बदल देंगे वर्ब में तब, ठीक है आप, अरे आर में बदलेंगे, डज को किसमें बदल देंगे? आर में। तो आर हिज फ्रेंड्स के बाद क्या लगाना है हमें? हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। तो हो जाएगा आर हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड, और सब्जेक्ट ही है तो ही जब चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में तो हम क्या लगाएंगे? बाय हिम। तो हो जाएगा आर हिज फ्रेंड्स
हेल्प बाय हिम क्वेश्चन मार्क। दूसरा, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, यानी कि हम न्यूज़पेपर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, वॉज द न्यूज़पेपर, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, तो वॉज द न्यूज़पेपर रेड, और यू का ऑब्जेक्टिव केस बाई यू होता है, तो इसका सिंपल आपको मैं बता दे रहा हूँ, वॉज द न्यूज़पेपर रेड बाई यू क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी नहीं पीते हो, इसका क्या हो जाएगा, वाटर सिंगुलर होता है कि प्लूरल, वाटर को हम सिंगुलर मानते हैं, तो इज वाटर नॉट ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, तो इज वाटर नॉट ड्रंक बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें फोर्थ वाला वेन से आया है, 5 वाला हु से आया है, तो हु को आप किसके साथ से बनाओगे, बाय हुम द्वारा बनाओगे जो अभी आपने पढ़ा, और फोर्थ वाले को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाओगे। ठीक, फिर चलो इतना पूरा आपको बनाना है। फिर सेकेंड मिक्स एक्सरसाइज है, इसमें सभी तरीके के आपको मिलेंगे। वी बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, हम विश्वास करते हैं कि वह ऑनेस्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड। अब देखो इसमें क्या है, ये कैसे बनेगा, जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मिले ही ना, जब ऑब्जेक्ट ना मिले तो इसका मतलब आप बोलोगे अरे ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप इट का यूज़ करते हो, किसका यूज़ करते हो, इट का या दिगर का, यहाँ इट का यूज़ करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक, हम वी गायब कर देंगे, ऐसा आपने भी देखा था, पढ़ा था, यहाँ देखिए यहाँ आपने पढ़ा था कि हमने क्या गायब कर दिया था, आई को गायब कर दिया था, आई को हमने बाय मी नहीं चेंज किया था, ही को हमने बाय हिम नहीं चेंज किया था। ठीक वैसे ही यहाँ जो आप एक एक्सरसाइज देख रहे हो, यहाँ वी को बाय अस नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे इट इज़ बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक, बाकी सब भी आप बनाओ। फिर हम चलते हैं आगे, इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस परामर्श, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट करते हैं। नियम, ऐसे वाक्यों का परिवर्तन शुड बी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है, यानी कि हमें शुड बी लगाना चाहिए। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, सिंपल है। योर कंट्री पूरा ऑब्जेक्ट है तो योर कंट्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शुड भी लगा देना है, फिर लव्ड, ये तो बहुत इजी है, आपको शुड भी लगाना है, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देना है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, आपका कंट्री, आपका देश, आपका कंट्री, आपके देश को प्यार मिलना चाहिए। हेल्प योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को मदद करो। योर फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड, आपके दोस्त को मदद मिलनी चाहिए, आपके दोस्तों को मदद मिलनी चाहिए। अब देखो इनका परिवर्तन लेट द्वारा भी किया जा सकता है, इसका प्रयोग हम लेट द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे, पहला तरीका है योर कंट्री शुड बी लव्ड, इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, लेट योर कंट्री बी लव्ड। जब हम लेट लगाते हैं तो हम शुड नहीं लगाएंगे, जब हम शुड लगा रहे हैं तो लेट नहीं लगाएंगे, जब लेट लगाते हैं तो शुड नहीं लगाएंगे, और जब शुड लगा रहे हैं तो लेट नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ ध्यान देखिएगा, लेट योर कंट्री बी लव्ड। अब देखिए यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली आदि शब्द रहें तो इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में न करें, उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, बल्कि यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। हम पूरा सेंटेंस अलग ही तरीके से बदल देते हैं, हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं पे प्लीज़ या काइंडली लिखा है तो आप पूरा सेंटेंस कैसे बदल दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद कॉमा के बाद जो लिखा होता है वो लिख दो। जैसे यहाँ देखो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, इसको पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा छाप दोगे, ये नियम है, पूरा आप छाप दोगे और लास्ट में आप हेल्प मी लगा दोगे। उसमें हेल्प अस ये सब कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट जो लिखा है वैसा लिख दोगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड, इंपरेटिव सेंटेंस अगर ऑर्डर या कमांड की बात हो, अभी हमने जो देखा वो देखा था हमने रिक्वेस्ट या सलाह, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑर्डर या कमांड। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो कैसे बनाते हैं, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, उन्हें पैसिव वॉइस का प्रयोग कैसे करें, बदले कैसे। नियम, वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करें, उसे वाक्य के आरंभ में रखें, यानी कि लेट का प्रयोग हमें खुद करना है और उसको वाक्य के शुरू में लिख देना है। दूसरा, वाक्य में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, इज आर आदि का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इन वाक्यों को देखें, मतलब इसमें इज एम आर वॉज वर का प्रयोग नहीं होता है और बी लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर,
एक गिलास पानी लाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब देखो क्या हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं पैसिव वॉइस में। तो जब हम सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं उससे पहले हम लेट लगा देंगे, ये नियम है। लेट लगाकर फिर हम पूरा जितना ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उतार देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर अ ग्लास ऑफ वाटर के बाद हमें बी लगा देना है, फिर ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगा देना है ब्रॉट। बस इजी, इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। टर्न हिम आउट, उससे मोड़ो, तो बहुत इजी है। लेट हिम बी टर्न आउट, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो ओ लिखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में जाता है वो है। फिर बी लगाकर पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे वाक्य में बाय यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट कमांड के बारे में बात करें, अब इनडायरेक्ट कमांड क्या होता है, ये भी नरेशन आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस की बनावट डायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार हो जाती है, जैसे सब्जेक्ट, आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इनका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनता है। अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर आस्क, टेल या रिक्वेस्ट, कुछ इसमें से कुछ भी एक लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, टू के साथ कोई वर्ब लिखा है, तो उसका नियम क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव तथा उससे जुड़े हुए शब्दों का जो का त्यों लिख देते हैं। इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में पहले बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, जैसे आई आस्क्ड या टोल्ड, दोनों कह सकते हैं। आई आस्क्ड मोहन टू मेक अ टी, मैंने मोहन से कहा कि चाय बनाए, चाय बनाने को, मैंने मोहन से चाय बनाने को कहा। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन ऑब्जेक्ट है, आप देखो स्ट्रक्चर में मोहन ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जा रहा है, सब्जेक्ट, और मोहन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा है। आस्क्ड का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो गया, मोहन वॉज आस्क्ड। आई को हम चेंज करते नहीं, आई को हम कुछ लिखेंगे नहीं, उसके बाद हम टू मेक टी लिख देंगे, ठीक है। तो मोहन वॉज आस्क्ड टू मेक अ टी, टी। अच्छा इसमें बताओ मेन वर्ब क्या है, आस्क मेन वर्ब है कि टू मेक मेन वर्ब है, बताओ। इसमें मेन वर्ब है आस्क, तो हम आस्क को बदलेंगे, उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, न कि टू मेक को, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर बुक। लेंड मतलब होता है किसी को देना, किराए पे या उधार पे। तो शी वॉज रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम हर बुक, उसने उससे प्रार्थना की कि उसे उसकी बुक उधार दे दे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ फिर से जो सब्जेक्ट ही था उसको हमने चेंज ही नहीं किया, उसको हमने मतलब उसको लिखा ही नहीं, हमने छोड़ दिया उसको। हर जो एक्टिव वॉइस में हर था ऑब्जेक्ट के रूप में, उसको हमने शी बना दिया। शी सिंगुलर इसलिए वॉज लगा है, अगर शी प्लूरल होता तो क्या लगता है वर, लेकिन सिंगुलर होता है। फिर रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड ही होगा, बाय हिम लिखने की जरूरत है नहीं, फिर बाकी सब सेम लिख देंगे, टू लेंड हिम हर बुक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ओपन योर बुक, इसका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर है, अगर आपको लग रहा है ये ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साफ साफ है, यहाँ जब ऑर्डर जो होगा तो क्या बन जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लेट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लेट ओपन, लेट योर बुक बी ओपेंड, लेट योर बुक्स बी ओपेंड, ठीक। शट द डोर, ये भी ऑर्डर लग रहा है, तो लेट द डोर बी शट, या शुड भी लगा सकते हैं, तो द डोर शुड बी शट, ठीक। शुड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कोई आदेश भी दे सकता है, कोई सलाह भी दे सकता है, जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये कोई सलाह भी दे सकता है कि भाई देखो दरवाज़ा बंद कर दो, लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं हमें, है ना, हम खाना खा रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। तो ये सलाह भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर ये ऑर्डर लग रहा है तो आप लेट का यूज़ करोगे, अगर आपको ये सलाह लग रहा है तो आप शुड का यूज़ करोगे, ठीक, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो। अब हम बात करते हैं इसके आगे के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, तो क्या हो जाएगा, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी। ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो हम
सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट बन गया वो, फिर वॉज लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं, फिर जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको चेंज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हो जाएगा हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। माई सिस्टर पेंटेड दैट पिक्चर। क्या हो जाएगा? दैट पिक्चर वॉज पेंटेड बाय माई सिस्टर। ठीक, बाकी सब आपको पता ही है। एक्सरसाइज नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। राम इज टॉट हिंदी बाय मी। तो बहुत सिंपल है, मी आगे चल जाएगा यानी आई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? और राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टॉट टीच में बदल जाएगा, और इज लगाए इसलिए यानी कि आपको पहचानना होगा अगर इज लगाए यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। अब आपको इजी हो गया बनाना। आई टीच हिंदी टू राम या आई टीच राम हिंदी। ठीक। दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई सिस्टर। इसको क्या बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई सिस्टर। अब देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ बोल देंगे हेल्प माई सिस्टर। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? हेल्प माई सिस्टर। बाकी सब भी आप बनाइए, चेक करिए। अब एक्सरसाइज नंबर हम 6 की बात करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अ डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। जैसा लिखा है उसको वैसे बदलना है। जैसे इसको पैसिव वॉइस बदलना है, द स्टूडेंट हिट द टीचर। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल, तो इसका क्या हो जाएगा? वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें गड़बड़ है, इसमें एस लगेगा, द स्टूडेंट हिट्स होगा। ठीक, या ये भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है हिट का तीनों फॉर्म हिट 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 होता है। ठीक, हिट का प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो सकता है ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल हो। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द टीचर वॉज हिट बाय द स्टूडेंट। ठीक है, मुझे लगा पहले नज़र में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल, लेकिन हो सकता है ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है क्योंकि हिट का तीनों फॉर्म हिट 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 होता है। तो द टीचर वॉज हिट बाय द स्टूडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? उसको एक्टिव वॉइस बदलना है, तो ऑल द डोर हैव बीन लॉक्ड बाय देम। अब देखो, हैव बीन लगा है यानी कि हैव बीन, आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। हैव बीन लगा यानी कि ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? देम का दे हो जाएगा, और लॉक्ड का लॉक्ड ही रहेगा, तो दे हैव लॉक्ड ऑल द डोर्स। ठीक है, थोड़ा आराम से ध्यान से समझ के करोगे तो हो जाएगा, जल्दीबाजी मत करो, आराम से सोच समझ के करोगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर हम 7 देखने जा रहे हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। प्लीज़ वॉक ऑन द राइट। अब आपको पता है जब प्लीज़ लग गया तो हमें इट इज़ रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। सिंपल, कितना ईजी है। ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, तो इसको किससे बदलेंगे? हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प बाय हिम। आपको पता है इज के साथ बीइंग लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक्सरसाइज नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ही इज नोन वेरी वेल बाय मी। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट को आप जस्ट वर्ब के बाद लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो हो जाएगा द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज। इसमें अदर वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? गिल्टी। ठीक। एक्सरसाइज नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई नो हिम वेरी वेल, सेम फिर से लिखा हुआ है, इसको कैसे बदलाओगे? ही इज नोन वेरी वेल बाय मी। ठीक। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, इससे क्या हो जाएगा? दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। आपको पता है कैन के साथ बी लगाएंगे और डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। बाकी सब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 10, ही इज़ हेल्पिंग एक्सरसाइज नंबर 10 में क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लिखा है ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर, वो अपने दोस्त का अपने भाई की मदद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर इज़ बीइंग हेल्प बाय हिम। फिर ऐसे आपको बाकी सब करना है। फिर से देखिए एक्सरसाइज नंबर 11 फिर से आपको मिल रहा है।
कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फिर से आपको एक्सरसाइज मिल रहा है, आई नो हिम वेरी वेल, तो हो जाएगा ही इज नोन वेरी वेल बाई मी। ठीक, पहला एग्जाम्पल आपको बार बार वही मिल रहा है। दूसरा, दे रिफ्यूज हिम एडमिशन, उन्होंने उसका एडमिशन मना कर दिया। तो यहाँ अच्छा बताओ, यहाँ हिज होगा कि हिम होगा? दे रिफ्यूज हिम एडमिशन, गलत है, दे रिफ्यूज हिज एडमिशन होगा। यहाँ गलत है, यहाँ हिज होगा, फिर से बता रहा हूँ, हिज एडमिशन हो जाएगा। तो इसका बदलेगा कैसे? इसका बदलेगा हिज एडमिशन वॉज रिफ्यूज बाई देम। ये पास्ट एंड डेफिनेट का एग्जाम्पल था, सेकेंड वाला, एक्सरसाइज नंबर 11 का। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, शुड के साथ बी लगाना बहुत ईजी है। द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। अब बाई अस बिन मत लगाओ तब भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सामान्य बात है। जो सामान्य बात होती है उसके साथ हम बाई के साथ सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। अब बताओ, हमारे द्वारा ये बोला जाना जरूरी है? हमें या बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब ये जरूरी है बोले हमारे द्वारा, नहीं ना। जब ये जरूरी नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक, द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाई अस, जो बहुत कम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा तरीका क्या है? द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड, बस बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रोजेक्ट वर्क देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट वर्क 2019 का है, ये 2020-21 का नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप फॉलो ना करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें। आपके टीचर बता देंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, वैसे आपको ये अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर, ये मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं प्रोजेक्ट वर्क आपको बताऊँगा। हर स्कूल में अलग प्रोजेक्ट वर्क होता है, टीचर अपने हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क देता है। तो अपने आप टीचर से कंसल्ट करिए कि सर कौन सा प्रोजेक्ट वर्क देने वाले हैं। हो सकता है आपको अभी नहीं तो अक्टूबर नवंबर में टीचर बता देगा कि वो कौन सा प्रोजेक्ट आपको दे रहा है करने के लिए। ठीक है, तो ये रही एंड इस वीडियो का। और अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी दिया है, मेरे ईमेल आईडी पे भी अपने जितने एक्सरसाइज हैं वो सब एक्सरसाइज करके आप क्वेश्चन पूछिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप अपने एक्सरसाइज सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ चेक कर आपको 1 या 2 दिन के अंदर बता दूंगा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। और एंड करने से पहले आपको बता देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लास 10 से कोई भी वीडियो चाहिए इंग्लिश का तो आपको वो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे वो लिटरेचर का हो। ठीक, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।